हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, सो मैं साथ में मेन क्वेश्चन भी बच्चों बताती रहूंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेने का एक पूरा सिस्टम है, जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले आता है नाक, जिसमें दो छिद्र हैं, नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से हवा आती है बच्चों। अब नाक में भी सिस्टम है। क्या चीज़ याद रखेंगे? दो चीज़ें याद रखेंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती है नाक में, जिसे कहते हैं सीलिया। और दूसरा है बच्चों म्यूकस। ठीक है, सो यहाँ पे देखो सीएम, सीलिया और म्यूकस नाक में है। अब ये क्या करते हैं? देखिए, बाहर से जो हवा आती है वो डस्ट भी लेके आती है। अब ये डस्ट लंग्स तक ना पहुंचे, इसलिए ये म्यूकस और वो जो हेयर है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है आपका कॉमन पैसेज है खाने और हवा का। और ये किस में खुलता है? ट्रैकिया में, जो कि आगे होता है, और ईसोफेगस जो कि पीछे होता है। देखिए, फूड पाइप और विंड पाइप बच्चों साथ साथ में ही होती है। उसका कॉमन पैसेज फेरिंक्स है। इसके बाद है लैरिंक्स। तो जो विंड पाइप है, क्योंकि अब हमें ये हवा का सिस्टम है, हमने ईसोफेगस पढ़ लिया है डाइजेशन में। अब ये हवा का सिस्टम है, तो एंटीरियर पार्ट जो होता है ट्रैकिया का, जिसे विंड पाइप कहते हैं, वो लैरिंक्स है। अब ये जो फेरिंक्स है लैरिंक्स में खुलता है, इसको कहते हैं ग्लोटिस। और खाना जो है विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। हमने ये डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके बाद है बच्चों ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की क्या चीज़ याद रखेंगे आप? इसको विंड पाइप कहते हैं। और इस पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस पे सी शेप के कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाइप है, उस पे सी शेप के स्ट्रक्चर्स है। पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सी शेप का है। और क्यों है? ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। उसके बाद है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। देखिए, ट्रैकिया ही आगे जाके डिवाइड कर जाएगा। दो एक लंग में जाएगा और दूसरा एक लंग में जाएगा। और उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड कर जाएगा ब्रोंक्यूल्स में। अब ये ब्रोंक्यूल्स में बच्चों आगे एक बलून सा लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे कहते हैं एल्वेलाई। और ये एल्वेलाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे बॉडी ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 दे देगी डिफ्यूजन के माध्यम से। सो कैसे देती है? इसका फंक्शन क्या है? इसका सरफेस पतला होता है, मॉइस्ट होता है, और गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब होता कैसे है गैसेज एक्सचेंज? देखिए, बॉडी से जो ब्लड आया है उसमें CO2 ज़्यादा होगा। ठीक है, सो CO2 बॉडी में ज़्यादा है तो वो एल्वुलाई को दे देगा। अब एल्वुलाई जो है, बाहर से हवा आई है, ऑक्सीजन आया है, तो एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो ब्लड को दे देगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरी चीज़ कि एल्वुलाई के पास ब्लड वेसल्स की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ईजी रहता है एक्सचेंज करने में। और मिलियन ऑफ एल्वुलाई होती है हर एक लंग में। इसके बाद लंग्स हैं, दो सॉफ्ट होते हैं और थोरेसिक कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में है। ठीक है, इलास्टिक होते हैं, और इस पर क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जिसे प्रोटेक्ट करती है। फ्लूइड भी होता है। इसके बाद लेफ्ट लंग जो है, उसके दो लोब होते हैं, और राइट लंग के तीन लोब होते हैं। मतलब राइट लंग आपका स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होगा। इसके बाद बच्चों लंग्स के नीचे क्या है? एक मसल की शीट है, जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये डोम शेप का होता है, मतलब जैसे सी जैसा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है ये। और रिब केज क्या होते हैं? रिब केज जो आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन का स्ट्रक्चर है ना। केज क्या होता है? केज होता है पिंजरा। सो मैकेनिज्म क्या है बच्चों? दो अक्षर याद रखने हैं। ठीक है, एक है रिब केज और दूसरा है डायफ्राम। अगर रिब केज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। सो इस केस में क्या होगा कि जो अंदर की कैविटी है वो बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से हवा अंदर की तरफ आएगी। अब दूसरे केस में क्या होगा बच्चों की? रिब केज नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करेगा, और डायफ्राम ऊपर की तरफ और रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से अंदर की कैविटी छोटी हो जाती है और हवा बाहर को एक्सेल हो जाती है। इसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। सो लंग्स में कुछ अमाउंट जो है एयर का हमेशा रहता है, और ये क्यों है? ताकि ऑक्सीजन बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सके और CO2 को एक्सेल कर सके। बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो ब्रीथिंग का रेट है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्यों ज़्यादा है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों की, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, उसका रेट कम है एज कम्पेयर टू हवा में जो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद कि डिफ्यूज़न ही क्यों नहीं हमारी बॉडी में पहुंचा देती है ऑक्सीजन। ठीक है, हेड टू टो। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, RBCs पे होते हैं, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा। सो अब ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो डिफ्यूजन क्यों नहीं कर देती है ना? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, व्हाई वी नीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स? सो इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों, पहला तो ये कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम, हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। और एनसीईआरटी की एक लाइन है, अगर लंग्स टू टो अगर ऑक्सीजन पहुंचानी हो बाय डिफ्यूजन, तो कम से कम 3 साल लग जाएंगे। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इतना वक्त तो इंसान के पास नहीं है। ठीक है,
सो ये इसका कारण है। अब इसके बाद रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की मैंने बात की, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बच्चों अलग-अलग ऑर्गेनिज़्म में अलग-अलग कलर्स के भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है रेड कलर इम्पार्ट करता है, जबकि हेमोसाइनिन में ये ब्लू कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ऐसे अलग-अलग होते हैं, ठीक है?